Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear viewers. We are here with the next lecture of number 3, that is lecture number 8. और लेक्चर नंबर 8 जो है वो बेस्ड है किस पर? बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। डायफेंटाइन इक्वेशन आज का लेक्चर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि इसका एक प्रूफ आएगा जो आज के लेक्चर में डिस्कस होगा वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूफ भी आता है। अच्छा, डायफेंटाइन इक्वेशन आपने आम इक्वेशंस पढ़ी हैं, लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया कि किस इक्वेशन को हम डायफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशन, वो इक्वेशन ax plus by is equals to c, where आपके पास a, b, c ये कहाँ से आ रहे होंगे? सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे होंगे। इस टाइप ऑफ इक्वेशन को आप कहते हैं लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपकी ऐसे होगी ax प्लस बी वाई की फॉर्म में, उसको लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल यहाँ पर कोट कर लेते हैं। बिलफर्ज आप लिख लेते हैं 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास क्या है? लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है। ठीक है, ये आ गया आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन अभी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो स्टेट एंड प्रूफ भी आता है, उसको आपने देखना है, बहुत ज्यादा अहम है। थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ के साथ भी आता है और थ्योरम की स्टेटमेंट भी वो दे देता होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो कहता है, स्टेटमेंट मैं पहले लिख रही हूं, आधे पेज पे तो स्टेटमेंट ही आ जाएगी। द लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन वो होती कौन सी है? ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। यहां पर a b c सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे होते हैं। हैज इंटेग्रल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ d डिवाइड c। और यहां पर d आपके पास किसके इक्वल है? दैट इज GCD ऑफ a एंड b। और सोल्यूशन की फॉर्म क्या होगी? एंड सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा सोल्यूशन? सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x नॉट b बाई डी टी, y नॉट a बाई डी टी। या आप दूसरी फॉर्म लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट की, x नॉट b बाई डी टी, y नॉट प्लस a बाई डी टी। अब इस क्वेश्चन के प्रूफ पर जाने से पहले आपने पहले इसको समझ लेना है। अब कहता है कि लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन, ये फॉर्म जो भी इक्वेशन रखेगी उसको लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे। और ऊपर मैंने बताया है, अब हमारे माइंड में ये होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम इसका सोल्यूशन लाजमन निकाल लेते हैं कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर थ्योरी क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर से डील करती है, तो वो कहता है इंटेग्रल सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटेग्रल सोल्यूशंस क्या होते हैं। इंटेग्रल सॉल्यूशंस ये x और y की वो वैल्यूज होती हैं जो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर से आए। मतलब वो वैल्यूज हो सकती हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन।
मीन्स टू से इंटेग्रल सोल्यूशन वो वाले सोल्यूशंस होते हैं जिनके आंसर्स पॉइंट्स में नहीं होते, इनमें से कोई नंबर होता है। मतलब इंटेग्रल सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन इन विच द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑलवेज इंटीजर्स। पहले तो बात यह है कि इसका इंटेग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट करना और सोल्यूशन एग्जिस्ट करना दो अलग बातें हैं। तो ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ हमें इंटेग्रल सोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि लीनियर डायफेरेंटाइन इक्वेशन का इंटेग्रल सोल्यूशन तब आता है जब आपके पास जो जीसीडी होता है वो डिवाइड कर जाए इस कांस्टेंट को। जीसीडी लेना मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया आपको। और अगर उसका सोल्यूशन आ जाता है, मतलब डी डिवाइड कर जाता है सी को, तो सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर सोल्यूशन आ जाता है तो उसकी फॉर्म ये होगी। अच्छा, ए पेपर में एज अ थ्योरम भी आता है और ये एज अ आइडेंटिटी भी आता है। मतलब अगर थ्योरम आएगा तो वो स्टेटमेंट खुद देगा, और अगर थ्योरम नहीं आता और क्या देता है बिजॉट आइडेंटिटी लिखें, तो फिर आपने इसको खुद स्टेट करना होगा और प्रूव भी खुद ही करना होगा। इसको हम कहते हैं, बिजॉट्स एक साइंसदान था, मैथमेटिशियन बेसिकली, उसने अपने नाम पर इस आइडेंटिटी का नाम रखा हुआ है बिजॉट्स आइडेंटिटी। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव भी आ जाता होता है। अब इफ एंड ओनली इफ है तो पहला सपोज करते हैं क्या कि आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, हैज इंटेग्रल सोल्यूशन। इस इक्वेशन का इंटेग्रल सोल्यूशन है। हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट डी डिवाइड सी। अब डी डिवाइड करता है सी को, बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमें मालूम है डी जीसीडी है ए और बी का, तो इसका मतलब है बाय डेफिनेशन डी ने ए को भी डिवाइड करना है और डी ने बी को भी डिवाइड करना है। अगर डी ए को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है डी उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। उसका मल्टीपल मैंने ए एक्स बना दिया, तो डी बी वाई को भी डिवाइड करेगा। यहां पर रेफरेंस कोट कर रही हूं कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, देन ए उसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करता है। यहां से फर्दर अगर हम चलें, डी अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है डी इनके सम को भी डिवाइड करेगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज कराई हैं, जिनको ये स्टेप क्लियर नहीं होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो फर्स्ट लेक्चर गो थ्रू कर लें। इफ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड सी, देन ए डिवाइड करेगा उनके सम को भी। और ए एक्स प्लस बी वाई तो आपके पास किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। सो डी डिवाइड कर गया किसको, सी को, और इस पार्ट में आपने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हम अब इसका कन्वर्सली लेके चलेंगे। कन्वर्सली सपोज करते हैं क्या आपके पास डी डिवाइड करता है किसको, सी को, और डी हमें मालूम है कि वो क्या है, वो जीसीडी है ए और बी का। तो फिर हमें प्रूव क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आपके पास डायफेरेंटाइन इक्वेशन है इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन है, हैज इंटीग्रल सॉल्यूशन। और अगर वो सॉल्यूशन आ जाता है तो फिर सॉल्यूशन का फॉर्म ये वाला आपने दिखाना है कि इस फॉर्म में ही सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हमें मालूम है क्या कि ए और बी का जीसीडी है डी, फिर डी डिवाइड करेगा ए को और डी डिवाइड करेगा बी को। यहां पर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएं तो ए इज इक्वल्स टू ए वन डी है और बी इज इक्वल्स टू बी वन डी है। और यहां पर रिलेशन ए वन और बी वन में ये है कि वो रिलेटिवली प्राइम्स हैं, और साथ में वो आपको कह रहा है कि डी डिवाइड करता है किसको, सी को। डी अगर सी को डिवाइड करता है तो फिर क्या होगा वो देखिएगा। ऑल्सो
डी डिवाइड कर रहा है सी को। अगर डी डिवाइड कर रहा है सी को तो इसका मतलब है सी इज इक्वल्स टू C1 डी है और C1 सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है। अब आपके पास ए और बी का जीसीडी है डी, इसका मतलब है आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, हमने प्रॉपर्टीज की हैं। अब अगर आप यहां देखें, यहां डी है, डी C1 है, यहां पर डी है, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को C1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैंने C1 से मल्टीप्लाई कर दिया। C1 की वैल्यू तो किसके इक्वल है? C के इक्वल है। तो इसका मतलब है मैं यहां अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास ये डायफेंटाइन इक्वेशन थी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एज इट इज है, x की जगह ये आ गया, b एज इट इज है, y की जगह ये आ गया और c एज इट इज है। इसका मतलब है ये जो चीज आ गई है आपके पास, ये इंटेग्रल सोल्यूशन है। ये क्या है आपके पास? इंटेग्रल सोल्यूशन है। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई c1 x नॉट और y की वैल्यू आ गई c1 y नॉट इज इंटेग्रल सोल्यूशन ऑफ किसका? ऑब्वियसली डायफेंटाइन इक्वेशन का। अब सोल्यूशन तो आ गया, अब हमने क्या प्रूव करना है कि वो जो सोल्यूशन है उसकी फॉर्म जो क्वेश्चन के अंदर दी है, स्पेसिफाइड फॉर्म वो है। तो अब हम नाउ सपोज करते हैं, नाउ सपोज दैट कि आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक x नॉट y नॉट, दूसरा x1 y1 आर इंटेग्रल सॉल्यूशंस। अगर ये इंटेग्रल सॉल्यूशंस हैं किसके? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के, देन इन दोनों सॉल्यूशंस ने उसको सेटिस्फाई करना है। आपके पास बनेगा ax नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी और एक बनेगा आपके पास ax1 प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू सी। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो कॉमन निकाल लें, कॉमन आ जाएगा x नॉट माइनस x1, सब्ट्रैक्ट करना है, b कॉमन निकालेंगे तो y नॉट माइनस y1 इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, x नॉट माइनस x1 y नॉट माइनस y1। आप यहां से इसको कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव साइन आपका खत्म हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं पढ़ाऊं। अब यहां पर वैल्यू लगाएं। स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बताया गया है कि a की वैल्यू आपके पास क्या है? a1d x नॉट माइनस x1 और b की वैल्यू b1d y1 माइनस y नॉट। यहां पर आपके पास d से कैंसिल हो गया, a1 x नॉट x1 b1 y1 माइनस y नॉट। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4। 3 इक्वेशंस हो चुकी थी, ये चौथी इक्वेशन है। अब यहाँ पर आप रिवर्स डेफिनेशन लगाएं किसकी? डिविजिबिलिटी की, तो आपके पास आ जाएगा a1 डिवाइड कर रहा है किसको? b1 y1 माइनस y नॉट। ये डेफिनेशन डिविजिबिलिटी की लगी है कब? जब आप इस चीज को इधर लिख लेंगे और इस चीज को फिर रिवर्स, आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एक बात लिखी थी प्रीवियसली कि जो आपके पास a1 और b1 है वो रिलेटिवली प्राइम है। अगर वो रिलेटिवली प्राइम है तो वो एक टेबल पर नहीं जा रहे, अगर वो एक टेबल पर नहीं जा रहे तो इसका मतलब है फिर a1 b1 को तो कभी डिवाइड नहीं कर सकता, वो y1 माइनस y नॉट को ही डिवाइड करेगा। यहाँ रेफरेंस क्या है आपके पास? a1 और b1 आपके पास रिलेटिवली प्राइम्स हैं, तो एक टेबल पर ना आने से कोई कॉमन फैक्टर रखते ही नहीं होंगे जो कैंसिल हो।
ठीक है, यहां तक आपके पास बात आ गई। यहां से आप रिवर्स डेफिनेशन, सॉरी रिवर्स कह रही हूं, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लगाएं। ठीक है, यहाँ पर t बिलोंग्स टू z सामने लिख लीजिएगा बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो y1 की वैल्यू आपके पास आ गई y0 प्लस a1t। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास है a इज इक्वल टू a1 d, तो आपके पास a बाय d क्या हो जाएगा, a1 के इक्वल हो जाएगा a बाय d। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, y1 y0 प्लस a बाय d, और यहाँ पर आ गया t। ये फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन मैथमेटिकल करवाना है, और तो लास्ट में ये वाली फॉर्म आपने लिखनी है वहां पर। आपको मालूम है नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में वो कहता है कि आप वैल्यू लगा दें किसकी, y1 माइनस y0 की। यहां से अगर आप वैल्यू निकालें, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगी y1 माइनस y0 की वैल्यू आ जाएगी a1t। ठीक है, वो वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में लगाएं तो आपके पास 4 क्या इंप्लाई कर जाएगी, 4 इंप्लाई करेगी a1 x0 माइनस x1, साथ में आएगा b1, और इस सारे की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, a बाय d, साथ में आ गया t। अब यहां पर देखें, a की दोबारा रिवर्स डेफिनेशन लगाएं, वो आ जाएगी a1t, क्योंकि a बाय d आप रिवर्स देखें तो a1 के इक्वल है, a1 x0 माइनस x1, यहाँ से a1 के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x0 माइनस x1 इज इक्वल टू b1t। अब आपको मालूम है b किसके इक्वल है, b1t के, b1d के, ये स्टार्ट में आपको दी गई है। यहां से अगर आप वैल्यू निकालें b बाई डी b1 के इक्वल हो, यहां पर आप वैल्यू लगाएं तो x0 माइनस x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b1 की जगह आ जाएगा b बाई डी, साथ में आ जाएगा t। इसका मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, ये रिलेशन बन जाएगा x1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस b बाई डी, यहां पर आ गया आपके पास t। हेंस आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया वो आप किस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज रिटन एज x1 का आंसर क्या है, वो x0 माइनस b बाई डी टी, और y का क्या आंसर आया हुआ यहां पर y0 प्लस a बाय डी टी। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपने माइंड में बात रखनी है वो ये है कि यहाँ ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है, या दोनों प्लस में भी आ सकते हैं, दोनों माइनस में भी आ सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास था लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन और बिजॉर्ट्स आइडेंटिटी। अब इस बिजॉर्ट्स आइडेंटिटी को बेसिकली हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपको पता चल गया कि जब कभी भी आपके पास जिस तरह लीनियर इक्वेशन आती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपने बिजॉर्ट आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना होता है, और वो आइडेंटिटी मैंने आपके सामने प्रूव कर दी है। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मैथ्स बॉक्स टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।